हैं आप सभी, मैं हूं अर्णा चौधरी। आप सभी का स्वागत है एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो हम डिस्कस करेंगे फिर से वही अपना सीटेट के 30 क्वेश्चनों को। और ये जो 30 क्वेश्चन है आपको फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में इक्वली हेल्प करेंगे, क्योंकि भाई आजकल जो परसेंट में पेपर आ रहे हैं, जो अगर हम एग्जाम का लेवल देखें तो वो सेकेंड से जो फर्स्ट लेवल है वो भी कम नहीं है, उसमें भी क्वेश्चन उसी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं जैसे कि सेकेंड लेवल को मतलब इन्होंने हायर कर दिया है। तो सीडीपी तो बराबर ही है, दोनों में इक्वल है, ठीक है। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट में बनेगी वो सेकंड में काम आएगी, जो सेकंड में बनेगी वो फर्स्ट में काम आएगी। तो इसीलिए आपको कोई भी पेपर मिस नहीं करना है, हर एक पर अपना इक्वली टाइम देना है और फोकस करके चलना है। और अभी टाइम आ गया है ऐसा कि आपको पढ़ने का समय नहीं है बिल्कुल। तो जो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस पर ही करना है और अपनी जो है अच्छी प्रयास आपको करना है। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें मैंने एक आपके लिए, ताकि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाए और आपको हेल्प कर हो पाए, तो उसके लिए टैग वर्ड की भी वीडियो बनाई है, तो वो जरूर देखना आप। उससे होगा क्या कि आपके जो क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पूछना क्या चाहता है, तो उसमें जब आपको ऑप्शन कट करके आंसर लेना आप सीख जाओगे तो उससे भी आपके 3 से 4 नंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे। और कहीं अगर थोड़ी बहुत चूक हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो वो बहुत हेल्पफुल है, उसे जरूर वॉच करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में आप सभी का स्वागत है। और जो चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दुराभिमुखी अधोमुखी सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए, विकास के सिद्धांत से बहुत क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं, खासकर जो ये सिद्धांत है समीप दुराभिमुखी या फिर कहो कि सिर पदोमुखी जिसे सेफलोकोडल बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन हर बार आपका देखने को आता है। तो ये क्वेश्चन आया है प्रोक्सिमोडेस्टियल डेवलपमेंट से। तो प्रोक्सिमोडेस्टियल डेवलपमेंट की विशेषता मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। तो कौन सा दर्शाता है, जैसे चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है, या फिर बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है, या फिर व्यक्तिगत उंगलियों की गति को एकीकृत करना सीखने से पहले उंगली पकड़ने में महारत हासिल नहीं की जा सकती, या फिर शरीर का आकार तंत्रिका तंत्र के विकास की क्रम व गति अलग अलग होती है। तो क्योंकि क्वेश्चन आया है प्रोक्सिमोडेस्टियल से, इसका मतलब ये होता है कि जो मध्य भाग होता है शरीर का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक वो बना देती हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये मैंने बच्चा बना दिया, यहाँ से इसका विकास होना शुरू होगा। इस तरीके से पहले मध्य भाग में जो है मजबूती आएगी, उसके बाद से इसकी बाहों यानी भुजाओं में मजबूती आएगी, उसके बाद से उसकी जो है, जिसे हम कह सकते हैं ना कि हाथ या फिर मुट्ठी कहे या फिर कलाई कहे, उसके बाद से इसमें मजबूती आती है। तो यही पूछा है कि अगर बच्चे में प्रोक्सिमोडेस्टियल जो है मतलब विकास हो रहा है तो कौन सा उसका उदाहरण है। तो बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। बात समझ गई ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको जो है घुमाकर पूछे जाते हैं, तो आंसर जो है इस तरीके से आपको लेना आना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंटल चेंजेस आपको बताने हैं कि कैसे होते हैं। एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं, या फिर शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोर अवस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती, या फिर हमेशा रैखिक तरीके से होते हैं और चक्रीय ढंग से नहीं होते, या फिर किशोर अवस्था तक आगे की ओर होते हैं और पीछे की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विकासात्मक परिवर्तन क्रमबद्ध यानी कि क्या चलते हैं, ऑर्डर में चलते हैं और सीक्वेंस में चलते हैं, एक सीधे तरीके को अपनाते हैं। और अगर बात देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो शैशवावस्था में बहुत तेज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किशोर अवस्था में भी बहुत तेज होते हैं। बल्कि यहाँ पर अगर बाल्य अवस्था को देखें तो उसमें गति धीमी हो जाती है, ठीक है। और विकास की दूसरी विशेषता है कि विकास जो है चक्रीय ढंग से होता है, रैखिक तरीके से नहीं होता है। किशोर अवस्था की ओर आगे होते हैं और फिर पीछे मुड़ते हैं, फिर पीछे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शनों को कट करके भी अपना आंसर लेना सीखें, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वातावरण और आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया यानी कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के जो इंटरेक्ट फैक्टर होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार हैं।
तो केवल शारीरिक विकास के लिए, केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए, या फिर शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास के लिए, या फिर शारीरिक सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगर हम बात देखें वातावरण और आनुवंशिक जितने भी कारक होते हैं तो उनमें परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि अगर हम देखें तो ये दोनों, इन दोनों का जो गुणात्मक रूप होता है, जो मिला जुला रूप होता है, वो होता है बच्चे का विकास, वो होता है बच्चे का विकास। और विकास कई तरह का यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है, जैसे सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी प्रकार का विकास जो है इन दोनों का मिला जुला परस्पर क्रिया का जो है योग है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चे के हमें सोशलाइजेशन के जो है संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। मीडिया, मैंने इससे पहले जो है वीडियो में आपको सामाजिकरण की प्रथम और द्वितीय एजेंसियों के बारे में बताया था, आई होप आपने देखा होगा। ठीक है, तो बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मीडिया सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, मीडिया सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो मीडिया है सामाजिकरण की क्या है, द्वितीय संस्था है। प्राथमिक में क्या आता है, देखो प्राथमिक में आप ध्यान रखना, घर आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, कुछ भी वर्ड उसके लिए यूज कर सकता है, वो माता पिता आ जाएगा, माता पिता आ जाएगा, या फिर पड़ोस आ जाएगा। ठीक है, या फिर रिश्तेदार आ जाएंगे, या फिर रिश्तेदार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब शादी भी इसी में आती है। ठीक है, शादी भी इसी में आ जाता है। पारिवारिक जो जितने भी सांसारिक जितने वो क्या बोलते हैं उनको, फंक्शंस, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, प्रथाएं या फिर आयोजन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वो सब क्या आएंगे, मतलब जो परिवार से जुड़े हैं। ठीक है, जो परिवार से जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक में, उसके अलावा अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो वो सेकेंडरी है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप प्राथमिक याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बाकी सब क्या है, सेकेंडरी है, द्वितीय संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। मतलब बच्चा क्या है, बच्चे का जो फोकस है, बच्चे का जो अटेंशन है, वो क्या है, एक ही चीज पर टिका हुआ है, वो फोकस एक ही जगह कर पा रहा है, वो विभिन्नताओं पर या फिर जो है अन्य पक्षों पर जो है विचार नहीं कर पा रहा, नहीं सोच पा रहा है, वो तो सिर्फ जो है एक ही चीज पर फोकस कर रहा है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रेशन, यानी कि केंद्रीयता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीयता बोलते हैं। और ये गुण पाया जाता है बच्चे का कौन सी में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, जिसे हम बोलते हैं कौन सी, जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, बात समझ गए, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये गुण पाया जाता है। ठीक, और ये गुण बदल जाता है, ये गुण बदल जाता है किसमें, विकेंद्रीकरण में। किसमें, विकेंद्रीकरण में। जब बच्चा आता है कौन सी अवस्था में, 7 से 11, जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे की संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। तो पियाजे की 4 अवस्थाएं आपने पढ़ी होगी, उसकी विशेषता भी पढ़ी होगी। अगर हम पहली स्टेज देखें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें गुण आता है किसका, जीवाद यानी कि एनिमिज्म का। दूसरा है संवेदी चालक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें ये बता रहे हैं कि प्रतीकात्मक सोच आ जाती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बता रहे कि अस्थिगित अनुकरण आ जाता है। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बता रहे कि केंद्रीकरण का गुण आ जाता है। तो पहली यहाँ पर सही है, क्योंकि एनिमिज्म का जो गुण आता है, बच्चा निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है, तो वो एनिमिज्म कहलाता है। तो जीववाद का गुण बच्चे में आता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, लेकिन जो दूसरा है सेंसरी मोटर स्टेज, यहाँ पर प्रतीकात्मक सोच, अगर प्रतीकात्मक सोच आ रही है बच्चे में तो वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आ रही है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ रही है। सेंसरी मोटर स्टेज में तो उसके पास कोई सोच तर्क होता ही नहीं है। ठीक है, अनुकरण जो बच्चा इमिटेशन करता है वो करता है कौन सी स्टेज में, इस वाली में, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी अवस्था होती है 0 से, यानी कि जन्म से 2 वर्ष की। ठीक है,
और केंद्रीकरण, केंद्रीकरण सेंट्रेशन जो मैंने आपको बताया वो किस में आता है, केंद्रीकरण। ठीक, अभी ये जो है पहली वाली अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष, ठीक है, इसमें बच्चों में ये विशेषता पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, लेवाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर स्कीमा और हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और जो है नक्शे हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद करते हैं, या फिर वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि स्कीमा और भाषा हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद करते हैं, या फिर तीसरा है कि भौतिक उपकरण बताना है। ठीक है, भौतिक उपकरण बताना है, संज्ञानात्मक उपकरण नहीं बताना है। अगर संज्ञानात्मक होता तो यहाँ पर भाषा सही हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भौतिक उपकरण है। ठीक, तो भौतिक उपकरण है तो सीधी सी बात है फिजिकल टूल्स है, तो नक्शे और कैलकुलेटर हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और उसको जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर ये संज्ञानात्मक उपकरण पूछ लेता, ठीक है, तो स्कीमा और भाषा हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि वाइगोत्स्की ने भाषा को प्रायोरिटी दी है। साथ साथ में ये भी बताया है कि जितने भी भौतिक उपकरण होते हैं उनको भाषा संसाधित करती है, उनके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा कि वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि हम लेंगे यहाँ पर नक्शे और कैलकुलेटर हमारे संज्ञानात्मक विकास को बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब नक्शे से और कैलकुलेटर से जो है बच्चा तेज तर्रार मतलब उसको नॉलेज तो मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन वो है कैसे, वो संज्ञानात्मक उपकरण है या फिर भौतिक उपकरण है, आपको ये ध्यान देना है। अगर यहीं पर संज्ञानात्मक उपकरण पूछा होता, ये आपको ध्यान रखना है टर्म, ठीक है, पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन भौतिक पूछा है तो ये हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेवाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच है क्या। खासकर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़बड़ाते रहते हैं, खेलते टाइम, गुड्डे गुड़ियों से खेलते समय, कुछ भी करते समय बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो निजी टॉक होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। तो वो प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है, वाइगोत्स्की की नजरों में उसका मतलब क्या है, तो क्या वो एक सामाजिक महत्वपूर्ण कार्य है, या फिर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में वो बाधा डालता है, या फिर बच्चों की मतलब अहंकारी सोच को दर्शाता है, या फिर कोई संज्ञानात्मक कार्य मतलब नहीं करता। ठीक है, तो वो क्या है अपने आप में, तो बच्चों की वो क्या है, एक यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। कैसे करता है, वो बच्चों की सोच को निर्देशित करता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं ना, तो वो जो भी सोच रहे हैं वो थोड़ा बोलते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, उससे क्या होता है कि उन्हें दिशा निर्देशन मिलता है अपने कार्य को करने के लिए, और वो है प्राइवेट स्पीच बच्चों की सोच को निर्देशित करता है, दिशा प्रदान करता है। ठीक है ना, तो यही इसका महत्व है, और ये अपने आप में एक सामाजिक महत्वपूर्ण कार्य है। ये संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालता, ठीक है, ये बल्कि उसके बच्चे को ज्ञान को बढ़ाता है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। ये कोई अहंकारी सोच नहीं है, ठीक है, और संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता ऐसा नहीं है, संज्ञानात्मक कार्य ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा हम कई बार पढ़ चुके हैं, और आपको ध्यान रखना है कि प्रगतिशील कक्षा अपने आप में एक सकारात्मक कक्षा है। तो सकारात्मक कक्षा है तो उसमें कार्य भी सकारात्मक होने चाहिए, जैसे विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता उसमें होनी चाहिए, उसमें गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान होना चाहिए, उसमें प्रत्यक्ष निर्देश का पालन होना चाहिए, या फिर रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो सही है, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उसमें उपलब्धता होती है, और गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान भी उसमें होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है, ग्रुप एक्टिविटीज भी उसमें कराई जाती है। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष निर्देश का पालन उसमें नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष का नहीं करके लचीली का किया जाता है, फ्लैक्सिबिलिटी यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती है, क्योंकि प्रगतिशील बच्चे जो है प्रगतिशील कक्षा में बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के बच्चे उसमें होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको टैग वर्ड में ये भी चीजें बताई हैं कि हमें रटने पर या फिर प्रत्यास्मरण पर अगर जोर देने की बात हो रही है तो वो नकारात्मक होता है, वो ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, टैग वर्ड वाली आप वीडियो जरूर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई ऑप्शन कट करना है तो किस तरीके से जो है कट करना है। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ कट हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, फर्स्ट एंड सेकंड बचा। क्वेश्चन नंबर है 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के 4 चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही जो है सुमेलित युग्म है। तो आपको इसमें से करेक्ट बताना है। अगर हम फर्स्ट देखें तो क्योंकि कोहलबर्ग की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नैतिक विकास का सिद्धांत, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो जरूर देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसे एक बार समझना बेहद जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सार्वभौमिक, क्योंकि हमें सही मैच बताना है, तो सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। जो बच्चा मतलब सार्वभौमिक नैतिक विन्यास की अवस्था में होता है वो सजा से बचाव के लिए अच्छे कार्य करता है। या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो दूसरे मतलब पहले स्तर में है वो आदर्श पारस्परिकता के लिए अच्छा व्यवहार करता है। या फिर कानून व्यवस्था अभिविन्यास में एहसानों का एक समान आदान प्रदान करने के लिए बच्चा जो है अच्छा व्यवहार करता है। या फिर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक विकास को दर्शाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि जो इनका पहला स्तर है उसमें बच्चा गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन की जब स्टेज में होता है तब वह क्या करता है, नहीं ये मतलब दूसरे स्तर से है, सेकंड स्तर से क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि इनके 3 स्तर है, ठीक है। 3 स्तर में से जो सेकंड स्तर है, दूसरा जो स्तर है उसमें से गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन एक सब स्टेज है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है और एक आदर्श मतलब एक आदर्श स्थापित करने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरों की एप्रिसिएशन के लिए भी वह प्रयास करता है कि मैं सबकी नज़रों में अच्छा बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो मिलान है ये एकदम सही है। इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए यही सबसे जो है पेचीदा माना जाता है, लेकिन अगर आप इसे जो है समझ लोगे एक बार मतलब पढ़ लोगे तो ही क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पेचीदा तो पियाजे की थ्योरी है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, और थोड़ा एक बार वीडियो देख लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है। बुद्धिमत्ता के जो समकालीन सिद्धांत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, वो बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांत के अनुसार माना जाता है। तो बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि है क्या, केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता, या फिर एक विशिष्ट एकाक की क्षमता, या फिर क्षमताओं का एक समूह, या फिर एक विश्लेषण और सामान्य अवधारणा। तो सीधी बात है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर समकालीन सिद्धांतों के अनुसार आते हैं और वो क्या मानते हैं, जो बुद्धि है वो क्षमताओं का एक समूह है, एक समुच्चय है, ठीक है, एक ग्रुप है, ठीक। तो क्षमताओं का एक समूह, एक सेट ऑफ कैपेबिलिटी को क्या कहा गया है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं आया है, लेकिन समकालीन सिद्धांतों के अनुसार पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 12, शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परंपरावादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। देखिए जो शिक्षक है जैसे कि महिला है पुरुष है, उनकी उनके समाज ने कुछ भूमिकाएं निर्धारित कर दी है कि जैसे बच्चे पालना वो महिलाओं का काम है, ठीक है, बाहर काम करना वो पुरुषों का काम है, घर का काम करना वो महिलाओं का काम है, बाहर का काम करना वो पुरुषों का काम है। ये कैसी मतलब सोच है, इस सोच को हमें क्या करना है, ये एक परंपरा बना दी गई है, एक परंपरा बना दी गई है, और इस परंपरा को हमें क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो इस गैर परंपरावादी जेंडर भूमिकाओं पर हमें क्या करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। पर क्यों करनी पड़ेगी, क्यों, उनको ताकि चुनौती मिले इसलिए, जेंडर भूमिकाओं में लचीलेपन को चुनौती मिले इसलिए, या फिर जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती मिले इसलिए, या फिर जेंडर पक्षपात को बढ़ावा मिले, या फिर जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं तो जेंडर भेदभाव को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें और बढ़ावा मिले, हमें चर्चा क्यों करनी है, ताकि जो जेंडर रूढ़िबद्धता है, जो एक स्टेरियोटाइप यानी कि एक विचार को गढ़ दिया गया है समाज ने लड़के और लड़की के ऊपर, तो उसको क्या करना है, तोड़ना है, उसको हमें चैलेंज करना है, ठीक है। बात समझ गई ना। यहाँ पक्षपात को बढ़ावा ना मिले हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, उसमें थोड़ा लचीलापन आ जाए, वो रिज्ड है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाए, ऐसा करने से क्या काम चल रहा है, नहीं, उसको हमें चैलेंज करना है उसको, ताकि चुनौती मिले, किसको, जेंडर रूढ़िबद्धता को, जेंडर भूमिका को नहीं, जेंडर भूमिका को ध्यान रखना, जेंडर भूमिका को नहीं, जेंडर रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप का ही मतलब यही होता है कि लड़के और लड़की की भूमिकाओं में जो है
अंतर करना, उनकी भूमिका फिक्स कर देना, उनके जो रोल है समाज में वो फिक्स कर देना, वही जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। अगर विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा है तो उसमें कोऑपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, अगर वो होता है तो वो अप्रभावी होगा या फिर प्रभावी होगा? ये तो बोल रहे हैं कि अप्रभावी है। दूसरा है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों मतलब चीजें मतलब अलग अलग थी लेकिन एक जैसी इन्होंने टाइप कर दी है, लेकिन फिर भी चलो आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो है दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आई थिंक इसमें ऑप्शन दूसरा होना चाहिए था, लेकिन ये जो है गलती से टाइप हो गया होगा। चलिए उसके लिए माफी चाहेंगे हम, है ना। तो लेकिन इसका जो आंसर जाएगा वो दोनों ही गलत जाएगा, क्योंकि इसका जो वो दिया गया है कारक दिया गया है, कारण दिया गया है, वो भी गलत है। ठीक है ना, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान देना है अच्छे से। लास्ट वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गई क्वेश्चन नंबर 18 में, तो मैंने उसका आंसर होना चाहिए था डी, लेकिन मैंने बता दिया है ए, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। मैंने बाद में देखा जब बच्चों के कमेंट आए, है ना। चलिए, तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, उसके लिए सॉरी। मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर मूल्यांकन की बात करें तो सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान, बाद में होता है। और सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए, यानी कि उसको वो कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक होनी चाहिए, है ना। और मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मानकीकृत चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे उपकरण हो, चाहे मूल्यांकन हो, वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें मूल्यांकन से संबंधित सभी चीजें एकदम सही है, सटीक है, सकारात्मक है, क्योंकि मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले भी होनी चाहिए, उसके सीखने सिखाने के दौरान भी होनी चाहिए, बाद में भी होनी चाहिए। इस वजह से इसको जो है सतत कहा गया है। ठीक है, और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, और ये डायनेमिक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन को कई तरीके से लिया जा सके, कई तरीके से बच्चों को जांचा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? आलोचनात्मक सोच को समझना है तो आप इसकी वीडियो जरूर देखें, आलोचनात्मक चिंतन से संबंधित। ठीक, आलोचनात्मक चिंतन अपने आप में होता क्या है कि बच्चे रटे रटाए, घिसे पिटे पारंपरिक तरीकों से ना सोचे, अलग ढंग से सोचे। ठीक है, तो जिसमें जिसमें किसी चीज पर जो उनको मतलब समस्या, कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसके सकारात्मक, उसके नकारात्मक सभी पक्षों पर जो है वो विचार दे, उसके लाभ हानि सब तरह से मतलब वो बताए। ठीक, जैसे कि हम बीएड वगैरह की उसमें थ्योरी पढ़ते थे तो उसमें होता नहीं था कि वो उसके लाभ भी बताता था, उसके प्रभाव भी बताता था, उसके उद्देश्य, ये सब कुछ बताता था। फिर दूसरा जो वो होता था फिलोसोफर या फिर थियरी देने वाला होता था, वो उसकी आलोचना करता था। आलोचना किस बेस पर करता था कि इसके लाभ ये नहीं हो सकते, इसकी हानि ये हो सकती है। ठीक है, और ये इसके लिए प्रभावी नहीं है, ये इसके लिए प्रभावी, इस तरीके से आलोचना करता था। तो आलोचनात्मक चिंतन का मतलब यही होता है कि बच्चा सिर्फ जो कह दिया गया है सिर्फ उस पर विचार ना करे, बल्कि उससे अलग हटके सोचे। तो अगर क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो सीधी बात है वो सीधा आंसर जो है बता देगा। केरल राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है उसको पता होना चाहिए, वो बता देगा, उसमें क्या ही परेशानी है। ठीक है, समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये उसमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है तो क्या है, उसमें एक्सप्लेन ही तो करना है क्या है, उसको पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये पूछ लिया गया कि समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो उसका आंसर उसे ढूंढने से नहीं मिलेगा, उसको जो है उसमें उसको तर्क देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा, अपने विचार रखने पड़ेंगे। तो यही समालोचनात्मक या फिर आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन, प्रोमोट टू इंक्लूजन। इंक्लूजन का मैंने बताया है कि बेहद जरूरी है। अगर हमने शिक्षा को जो सभी के लिए अनिवार्य है या फिर सभी के लिए जो है उपलब्ध कराना है, तो उसके लिए समावेशन यानी कि इंक्लूजन बेहद जरूरी है। अब हमें समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा? पाठ्यक्रम को लचीला बनाना होगा,
एक्सेसिबल बिल्डिंग बनानी होंगी जिसमें हर एक बच्चा पहुंच पाए, ठीक है। और योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण करना होगा या फिर प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र को जो है पढ़ाना होगा। तो देखो हम जो है फर्स्ट एंड सेकंड तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सही है, लेकिन अगर बात करें कि योग्यता के आधार पर बच्चों को बांट देना, पृथक्करण कर देना, तो ये तो गलत होता है। प्रतियोगिता आधारित अगर हम शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहे हैं तो ये भी जो है गलत है, ठीक, ये भी हमें नहीं करना है। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार। दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। अगर आप किसी बिहेव को दोहरा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो जो ये किस तरह के बच्चों में मतलब ये विशेषता पाई जाती है, ऑटिज्म वालों में, जिसे स्वालीनता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे में सामाजिक हानि पाई जाती है, बोलचाल में उसको कठिनाई आती है और उसको मतलब हर एक चीज को उसमें दोहराव जो है पाया जाता है, वो रिपीट करता रहता है चीजों को। ऑटिज्म जो बच्चा होता है, ऑटिज्म मतलब यही होता है कि वो थोड़ा अलग थलग रहता है दूसरे बच्चों से, समाज से। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेंगे जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता का विकार है। ध्यान न्यूनता, ध्यान कम लगता है, अतिक्रियाशीलता यानी कि बहुत ज्यादा जो है एक्टिव है, मतलब बेचैन है, जैसे हम कह सकते हैं कि बेचैन है, एक जगह नहीं टिकता है। एक जगह नहीं टिकता है तो भाई हम उसको कौन से तरीके से पढ़ाएं, कौन से तरीके से बढ़ाए, कौन से तरीके से इंक्लूजन उसका करे, उसको समावेशन मतलब करे उसका। तो कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ कर दे या फिर लंबे और दोहराव वाले कार्य दे। अगर लंबे और दोहराव वाले कार्य दे देंगे तो भैया वो टिक नहीं पा रहा है, तो कैसे करेगा उनको। कक्षा में विकर्षण को बढ़ाना, ये भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा में संलग्न के विविध तरीकों को प्रतिबंधित करना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है उसके साथ में। तो हमें क्या करना होगा, हमें पता चल गया है कि उसका ध्यान एक जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, तो हमें क्या करना है, कार्य को छोटे छोटे जो है भागों में तोड़कर उसे देना है ताकि वो मतलब कर पाए, है ना। कम अवधि मतलब तक वो टिकता है तो वो कर पाएगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कल मैंने इसमें क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि 2020 की नीति के अनुसार जो बच्चे आर्थिक वर्ग से कमजोर है उनके समावेशन के लिए क्या किया गया है, खासकर प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में उसमें एडमिशन के लिए 25% तक उनको जो है आरक्षण दिया गया है, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर पूछ लिया गया कि आर्थिक रूप से बच्चा कमजोर है तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए। शिक्षिका को क्या करना चाहिए कि बच्चों की अधिगम क्षमता को उनके सामाजिक वर्ग के साथ सहसंबंध बनाना चाहिए या फिर उन्हें कम उम्मीदों के साथ एक अलग संकाय में दाखिल जो है करना चाहिए या फिर उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी प्रभावी संस्कृतियों से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए तो कोई मतलब नहीं है ना। उन्हें अलग थलग करने से या फिर उनसे उम्मीद कम करने से ये बिल्कुल जो है सही नहीं है। और देखो उनके सामाजिक वर्ग के साथ सहसंबंध बनाना, यानी कि जो जिस वर्ग का हुआ है उसके साथ में संबंध बनाने से काम नहीं चलेगा। करना क्या चाहिए टीचर को, यहाँ पर उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का संयुगम है। अगर विशिष्ट अधिगम वाले बच्चे हैं, विशिष्ट अधिगम वाले यानी कि भाई किसी को देखने में प्रॉब्लम, किसी को बोलने में प्रॉब्लम, किसी को बैठने में, किसी को समझने में, तो कई तरह के बच्चे हो सकते हैं। उन्हें अलग से विशेष आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नॉर्मली अगर एक कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नहीं हैं तो हम अगर उनको वैसे ही लर्निंग करा दे एक नॉर्मल तरीके पे तो बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन पता चला कि बहुत से बच्चे इसमें ऐसे हैं कि उन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की तंत्रिका न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम है ना। तो वो विशेष आवश्यकता वाले हो गए। किसी को देर से समझ आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए। तो गति संवेदी सामग्री को जोर से पढ़ना चाहिए या फिर श्रवण पुस्तकों नोट्स के मुख्य अंशों को चिन्हित करना चाहिए या फिर स्पर्शनीय सामग्री के मौखिक सारांश के लिए पूछना या फिर दृश्य विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए मानचित्र और प्रवाह चार्ट का उपयोग करना। तो ये एकदम सही है,
ठीक है, ये एकदम जो है सही बात है, मतलब सही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें विजुअल चीज़ें यूज करना है। विजुअल चीज़ों से क्या होगा कि बच्चे जैसे किसी के फॉर एग्जांपल किसी को सुनने में प्रॉब्लम है ना? और या फिर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है या फिर किसी को मतलब ध्यान देने में प्रॉब्लम है। तो लेकिन अगर हम उन्हें मानचित्र और प्रवाह चार्ट के माध्यम से उन्हें पढ़ाते हैं, विषय वस्तु को हम ऐसा रखते हैं अपना डायनामिक तरीके से रखते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि वो बच्चे जो है समावेश कर पाएंगे, इंक्लूजन कर पाएंगे। ठीक है, कक्षा के अन्य बच्चों के साथ में जो है जुड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्या कहता है कि अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। अधिगम में होता क्या है, लर्निंग में क्या होता है, बच्चे जो भी देखते हैं और जो भी अनुभव करते हैं उन और हम जो उनको पढ़ा रहे हैं उन तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की मतलब जरूरत है। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर कारण क्या है कि बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, न कि चक्रीय तरीके से। तो भैया ये इस तरीके से जब जोड़कर हम पढ़ाते हैं ना तो वो रेखीय नहीं होता है, वो चक्रीय तरीका होता है। कैसा होता है, चक्रीय तरीका होता है। इसलिए बच्चे चक्रीय तरीके से जोड़ जोड़ कर एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं कि सीधी लाइन पर जो है चलते जा रहे हैं और सीख लेंगे, तो रेखीय नहीं, जो है चक्रीय तरीके से सीखते हैं। ए तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है आर गलत हो जाएगा। ठीक है, आर हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करती? तो यह सीखना कि कैसे सीखना है, या फिर विषय वस्तु में बढ़ोतरी, या फिर 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, या फिर मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन, किसको प्रभावित नहीं करती, किसको प्रस्तावित नहीं करती? प्रस्तावित करती है कि बच्चों को सीखना कैसे है, यह सीखना है टीचरों को या फिर बच्चों को सीखते कैसे हैं। ठीक है, विषय वस्तु में वो बढ़ोतरी नहीं करती। 360 डिग्री समग्र, 360 का मतलब क्या है कि पूरे साल का जो समग्र डिग्री रिपोर्ट कार्ड है वो किस तरीके से मतलब उनका तैयार करना है, और सॉरी मतलब ये यहाँ पर सही है। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यचर्या की वो बात नहीं करती है। तो ये फर्स्ट एंड यहाँ पर जो है थर्ड सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के चिंतन को सुसाध्य नहीं करता? कौन सा विकल्प ऐसा है जो विद्यार्थियों के चिंतन को, यानी कि सोचने का जो उनका प्रोसेस है, उनका जो थिंकिंग लेवल है उसको सुसाध्य यानी कि बढ़ाता नहीं है? ठीक है, तो बताइए, अधिगम में हस्तांतरण पर आधारित गतिविधियां देना, या फिर समझने के बजाय रटने की ओर लक्ष्य करना, या फिर स्वनियमन और चिंतनशील होने के अवसर देना, या फिर नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। तो तीनों ऑप्शन तो यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन अगर रटने आधारित हमने उन्हें जानकारी दी है तो वो उनके ज्ञान को बढ़ाएगी नहीं, बल्कि उसको जो है घटा देगी, या फिर जो उसको क्या बोलते हैं उसको मतलब बाधित करेगी, जिस भी तरीके से आप समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो सहयोगात्मक और सकारात्मक, सहयोगात्मक और सकारात्मक, सहयोगात्मक और जो है सकारात्मक जो वातावरण है, अगर हम ऐसा वातावरण यानी कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव वातावरण विद्यालय में बना रहे हैं तो अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा उसको माना जाएगा, क्योंकि अगर हमें अधिगम कराना है तो इस तरह का वातावरण हमें बच्चों को देना होगा। ठीक है, हमें उबाऊ वातावरण नहीं देना है, यांत्रिक रटा रटाया मैकेनिकल नहीं देना है, और भयपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं देना है। चुनौतीपूर्ण देना है लेकिन भयपूर्ण बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, संप्रत्यों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? संप्रत्यों यानी हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? तो होना क्या चाहिए? सरल से जटिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरल से जटिल होना चाहिए। क्यों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, आवेदन आधारित से समझ आधारित। देखिए उल्टा हो गया, पहले हमें उनमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसके बाद से उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये सिखाना है। ठीक है, समझ गए ना, पहले हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसके बाद से अप्लाई करना सिखाते हैं ना, इन्होंने उल्टा बता दिया है। उच्च क्रम से निम्न क्रम की ओर, पहले निम्न क्रम लेना है, उसके बाद से उच्च क्रम, कैसे मतलब उसमें हाई लेवल तक पहुंचना है, वो एकदम जो है अपोजिट इन्होंने रखा है। मूर्त सामग्री से अमूर्त तक पढ़ाना होता है, इन्होंने मूर्त से अमूर्त रख दिया है, तो ये भी अपोजिट हो गया। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या
समाधान कौशलों को सुसाध्य करता है। समस्या समाधान कौशलों को सुसाध्य करना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना। ठीक, तो क्या करता है इसमें से? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर? समरूप चिंतन यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाती है। अगर फंक्शनल यानी कि प्रक्रियात्मक स्थिरता को ले तो ये क्या है कि ये रटा रटा फिक्स्ड पर हम जो है बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और रेस्पॉन्स की किस तरह से वो रेस्पॉन्स करते हैं इस आधार पे नहीं जो है कहा जा सकता है कि बच्चों में थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, या फिर स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर। तो ये तो एक अभ्यास वाला जो है प्रोसेस हो गया, तो एक्सरसाइज वाला प्रोसेस हो गया, तो इस पर तो जो है बिल्कुल भी नहीं आधारित कह सकते हैं कि बच्चों में थिंकिंग लेवल जो है बढ़ेगा, समस्या समाधान में सोल्विंग प्रॉब्लम जो है स्किल्स डेवलपमेंट होगी। विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है? विद्यार्थियों द्वारा जो भी गलतियां की जाती हैं, ठीक है, जो भी मतलब मिस्टेक्स की जाती है, त्रुटियां की जाती हैं, उन पर हमें क्या देना है? प्रतिक्रिया देनी है। तो कौन सा तरीका बेस्ट और संरचनात्मक होगा? तो त्रुटि करने के व्यवहार को मिटाने के लिए दंड देना, या फिर संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियां खुद खोजने में मदद करना। क्योंकि संरचनात्मक पूछा है तो किसकी थ्योरी से आएगा? संरचनात्मक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सीधे यहाँ पर आंसर है कि संकेत और इशारे देकर हम विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियां जो है खुद खोजने में मदद करते हैं। कौन से तरीके से? संरचनात्मक तरीके से। संरचनात्मक उपागम जो है कंस्ट्रक्टिविज्म किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर संरचनात्मक बेस क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ढूंढना है उसमें जीन पियाजे या फिर वाइगोत्स्की की अवधारणाओं को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यता पैदा कर देता है। जैसे कि होता है ना कि भाई फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में प्रोग्राम है तो वहां पर जो है संगीत कौन तैयार करेगा? लड़कियां करेंगी, और जो व्यवस्था देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा प्रोग्राम का, तो वो लड़के देखेंगे। तो ये एक रूढ़िवादी विचार है, ये एक रूढ़िवाद है। ठीक है, रूढ़िवाद है तो ये एक तरह से मान्यताएं हैं जो असमानताओं को पैदा करती है कि नहीं करती है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, या फिर ऐसे उदाहरण देना जो यह दर्शाए कि ये रूढ़िवाद सच है। ठीक है, या फिर इस बात पर बल देना चाहिए कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर करता है, या फिर विद्यार्थियों को बारंबार इनाम और सजा देनी चाहिए। तो एक शिक्षिका होने के नाते आपको तो इस बात पर बल देना है, जैसे बोल नहीं देते कि लड़कियां तो जो है इजी विषय ले सकती है और लड़के जो है मैथ और गणित लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पारंपरिक जो है रूढ़िवादी विचारधारा बनी हुई है जो समाज के अस्मिता पर सवाल उठाती है। तो इसको कम करने के लिए एक शिक्षिका का कर्तव्य है कि वो इस बात पर बल दे कि जो अधिगम है, जो लर्निंग होती है, वो प्रयास और प्रभावी प्रयास पर टिकी है। ठीक है, वो मतलब एफर्ट पर टिकी है। जरूरी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब लड़की नहीं सीख सकती, लड़के ही सीख सकते हैं, वही मैथ और गणित में अच्छे होते हैं। तो इतने तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हालांकि अभी सुनीता विलियम का जैसे प्रेजेंट पे वो फंसी हुई है अंतरिक्ष में, तो उसी से याद में मुझे आ गया, सुनीता विलियम्स देखो, वो भी तो एक लड़की है। तो इतने सारे एग्जाम्पल है, अगर मैं देने बैठूं, ठीक है, देने बैठ जाऊं यहाँ पर तो मतलब वही बात है, तो इरेलीवेंट हो जाएगा, थोड़ा इससे अटकर हो जाएगा क्लास से। लेकिन चलिए आप समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्या है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है। एक जो बच्चा है वो नहीं चाहता कि मेरा अंतिम स्थान आए, उससे बचने के लिए वो अध्ययन कर रहा है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो बताइए उसका जो लक्ष्य है वो कैसा है? वो नहीं चाहता कि वो पीछे से पहले आए। ठीक है, यानी कि वो अपना लास्ट स्थान नहीं आना चाहता। वो उसका कोई फिक्स तो नहीं है कि मुझे फर्स्ट ही लाना है, लेकिन वो प्रयास इसलिए कर रहा है कि मेरा जो है पीछे से पहला नंबर ना आए, अंतिम स्थान ना आए। तो महारत हासिल एक तरह से वो अगर देखे तो उसको तो सिर्फ अपने नंबर से मतलब हो गया है ना। नंबर
मतलब पहला लाना है, दूसरा लाना है, लेकिन पीछे से ना आए, तो वो जो है अपने नंबर को लाने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो कैसा है, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, या फिर परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य है, या फिर प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है। तो वो तो क्या कर रहा है, वो तो परफॉर्मेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है। किससे, अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल्स। उसका जो गोल है, उसका जो गोल है वो क्या है, वो उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है। यानी कि वो उसे महारत हासिल नहीं करनी है, उसे महारत हासिल नहीं करनी है, उसे मास्टरी नहीं करनी है, उसे मास्टरी नहीं करनी है, उसे तो सिर्फ अपना गोल अचीव करना है। ठीक है, तो जब बात आए मास्टरी करने की, महारत हासिल करने की, और बात आए गोल को अचीव करने की, गोल ओरिएंटेड बिहेव की, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, महारत हासिल करना, मास्टरी। ठीक है, तो मास्टरी उस मतलब अपनी कक्षा में या फिर अपने विषय पर मास्टरी हासिल नहीं करनी उसे, तो मतलब अपना क्या करना है, गोल अचीव करना है। तो जब गोल ओरिएंटेड बिहेव हो तो वो हमेशा जो है उससे महारत, मास्टरी गोल से या फिर मास्टरी हासिल करने से, महारत हासिल करने से जो है अच्छा नहीं माना जाता। तो मास्टरी बेस्ट होती है, और गोल ओरिएंटेड परफॉर्मेंस जो है मतलब इससे अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ नहीं होंगे आप कि उसे जो है वो इतना भी लगनशील नहीं है कि उसे सब कुछ सीखना है। ठीक है, उसे तो सिर्फ बचाव करना है, उसे तो बचना है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, प्रभावी शिक्षण यानी कि इफेक्टिव लर्निंग, अधिगम प्रक्रिया के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विद्यालय और समुदाय जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। दोनों ही कथन सही है। हमें अपनी बच्चों की लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को आपस में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। और इससे होता क्या है कि अवसर सीमित नहीं होते, अवसर और बढ़ते हैं। तो क्योंकि दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन की है। कहीं पर कोई गलती हो गई हो इस वीडियो में तो जरूर बताना, और अपना स्कोर एक बार जरूर शेयर कर देना, और कितनी आपकी तैयारी है वो भी बताना, और कहाँ पर आप किस तरह से चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक वीडियो हो किसी टॉपिक के जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, तो वो जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।